लोग रेजोनेंस पढ़ रहे थे तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं H3PO3, ठीक है ना। तो E जो है यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा, इधर भी ऑक्सीजन 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 हो गया। यही है स्ट्रक्चर ना, यही है स्ट्रक्चर। तो इसमें जो है ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, ये वाला 1 2 3 इधर यूज हो गया और इधर एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी पहला चीज़ क्या बताए थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने में कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो होता है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए अरेंजमेंट ऑफ एटम। अरेंजमेंट ऑफ एटम में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हम इसको अरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, 1 2 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस H3PO3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो इसमें देखो क्या होगा कि जो है बॉन्ड तोड़ के बना दिया गया, अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज हो गया। इस दोनों को कंपैरिजन करोगे तो क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज हो गया। यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन इधर अकेले है, डायरेक्टली फॉस्फोरस से लिंक है। इधर ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं है, डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ सिर्फ लिंक्ड है। अभी क्या होगा, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ से हटा के इस ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दिए। फॉर्मूला में तो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम में चेंज आ गया। अरेंजमेंट ऑफ एटम में चेंज आ गया। इसका मतलब इस दोनों में से कोई एक है जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। समझ गए ना। ये जो सेकंड वाला जो ये हम बताए हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ गए ना। तो रेजोनेंस में जो है, जब हम रेजोनेंस लिखते हैं तो उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम को चेंज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। नो चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम। आई बात समझ में। इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़े, नो चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी उसके अरेंजमेंट में, एटम के अरेंजमेंट में कोई चेंज होना नहीं चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पर लिखे तो इसमें चेंज हो गया, चेंज हुआ ना। यहाँ पर हाइड्रोजन फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है और यही हाइड्रोजन अब यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ गया, अरेंजमेंट चेंज हो गया। बॉन्ड को तोड़ना नहीं, यानी रेजोनेंस जब हम लिखेंगे तो कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आई बात समझ में। डीलोकलाइजेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। शिफ्ट हो सकता है अगल बगल, बॉन्ड को हम तोड़ नहीं सकते और नंबर ऑफ बॉन्ड घटा नहीं सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, ठीक है ना, है ना। नंबर ऑफ बॉन्ड घटेगा बढ़ेगा तभी तो जब तोड़ेंगे और नया बनाएंगे ना। आए बात समझ में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चेंज हो ही जाएगा, लेकिन नहीं करना। आ गया ये समझ में। दूसरा है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जिसमें कि हम लोग डिस्कस किए थे चार्ज के बारे में, ठीक है। जैसे हम HCl लेंगे तो HCl का क्या है, ये स्ट्रक्चर हो गया। HCl का ही नहीं होता है स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये इस पर शिफ्ट होगा तो हल्का सा इस पर हम लोग दिखा सकते हैं
इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव दिखा सकते हैं ना। तीसरे तरीके का हम स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन पर नेगेटिव और क्लोरीन पर पॉजिटिव दिखा सकते हैं इस तरीके से। हैं? अब यहाँ पर देखो, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो हम लोग 3 स्ट्रक्चर लिखे। तीसरा जो है फेवरेबल नहीं है, इससे स्टेबिलिटी नहीं आता है मॉलिक्यूल में, ठीक है। इससे क्या है, स्टेबिलिटी नहीं आता है मॉलिक्यूल में। आगे समझ में क्लियर हुआ? नेगेटिव और पॉजिटिव का ये हमको पता कैसे चलेगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो तो एक बॉन्ड को जो शिफ्ट करेंगे ना, इसके साथ जो ये बॉन्ड है ना, इसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम इधर शिफ्ट कर देंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट कर देंगे, पहले से एक बॉन्ड है ना, और यहाँ से एक बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर एक और आ जाएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन जो बोला है तो नेगेटिव है। हाँ, उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो कैसे पता चलेगा कि क्लोरीन तो नेगेटिव है? वो तो पहले से मालूम है, क्लोरीन नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों मालूम नहीं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो 9th में बता दिया गया है। तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम होता है वो लॉस करता है, तो उसमें मेटालिक कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। साइंस की पढ़ाई 9th में ही शुरू होता है, इसलिए जो बच्चा 9th से अवेयर हो जाता है वही आगे अच्छा करता है, नहीं तो बाद में वो लोग अच्छा नहीं कर पाता है जो 12 के बाद पढ़ना शुरू करता है। समझ गया? सर्टिफिकेट तो जमा हो जाता है लेकिन सक्सेस उसी को मिलता है जो क्लास 9 से सीरियस होता है। समझ गया ना? जो क्लास 9 से सीरियस नहीं होता है उसको आगे दिक्कत होता है। समझ गया? वही होता है, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है ना, रोना रोना ये सब चलेगा, है ना। कितना पढ़ते हैं फिर भी हमको नहीं समझ में आता है। कैसे समझ में आएगा? तुम इतना दिन से खाया नहीं, अब जो है पहले 1-1 रोटी खाता था, अब अचानक 10-10 रोटी खाना शुरू किया, पचेगा? सब दिन वही 4 रोटी 5 रोटी खाना था, पचते रहता, आज भी पचते रहता। तो पहले का जो बैकलॉग है वो माथा पर लोड हो जाता है ना। जब तुम उतना चीज़ एक साथ पढ़ोगे तो ये भी लोड लेना इसको मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ये जो पढ़ाई है ना, स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस, धीरे धीरे और लगातार। लेकिन बच्चा क्या करता है, एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होगा 1 महीना में पढ़ लेंगे, समझ गए ना। उसी को आगे कंपटीशन में दिक्कत होता है, क्योंकि भूलने का आदत हो जाएगा ना। 1 महीना पढ़ के थोड़ी सेमेस्टर होगा, समझ गया ना, है कि नहीं। अभी जाना है मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में, तो जिम में चले गए, 1 सप्ताह फटाफट बॉडी बनाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, एक बीमार होगा, हार्ट अटैक होगा, है कि नहीं। तो हमको जब जाना ही है वही कॉन्टेस्ट में, तो हम पहले से धीरे धीरे क्यों ना शुरू करें। आई बात समझ में? तो ये इस बात का ध्यान रखना है, पढ़ाई है स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। जो चाहेगा कि सिर्फ एग्ज़ाम के समय पढ़ेंगे बाकी समय हम एंजॉय करेंगे तो नहीं, ठीक है। और साइंस लिए हो और साइंस वाला स्टूडेंट चाहेगा हम एंजॉय कर करके पढ़ें, नहीं संभव है। साइंस वाले के भाग में लिखा नहीं है एंजॉय पढ़ते समय, वो तो आर्ट्स वाले के लिए बनाया है, कॉमर्स वाले के लिए बनाया है, ठीक है ना। तो साइंस वाला स्टूडेंट एंजॉय करेगा तो फेल करेगा, पास कर जाएगा फिर कंपटीशन में कुछ नहीं कर पाएगा।
तो इसलिए ये याद रखो। ऐसी चीज़ है। साइंस पढ़ना आसान थोड़ी है, तो बहुत बोरिंग चीज़ है। कुछ दिखता है नहीं, जो हम लिखते हैं सब कुछ कहीं दिखेगा ही नहीं। जो बता रहे हैं कहीं दिखा है आज तक? हमको आज तक नहीं दिखा, तो तुमको क्या दिखेगा? हैं? ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन भागता है, ऐसे ऐसे प्लस होता है, ऐसे माइनस होता है, हमको तो आज तक दिखबे नहीं किया है। न रास्ता में दिखता है, न घर में दिखता है, न ट्रेन पर दिखता है, न बस पर दिखता है। समझिए ना। और कॉमर्स और आर्ट्स में क्या होता है, हमारे आसपास उससे रिलेटेड कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है। साइंस का पढ़ाई बोरिंग है, बहुत ही बोरिंग पढ़ाई है। समझ गया कि नहीं? सब नहीं पढ़ सकते, लेकिन सबको शौक है हम साइंस से पढ़ेंगे, सबसे भीड़ इसी में है। समझ गए? लेकिन उतना मेहनत नहीं करेंगे, खाली एडमिशन ले लेंगे, लेकिन हम मेहनत साइंस के लायक करेंगे नहीं। तो पुराना ज़माना में ठीक करता था, साइंस में एडमिशन नहीं देता था सब, ये अभी सबको एडमिशन दे देता है। ये गलत बात है। पहले का ज़माना ठीक था, साइंस में एडमिशन नहीं देता था किसी को। तो ये HCl का हो गया। तो वो जो तीसरा स्ट्रक्चर लिखे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उससे क्या स्टेबिलिटी नहीं आती। ठीक है। उसके बाद जो है एक और स्ट्रक्चर है बाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग लिखते हैं। दो स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर ये 3 तरह का स्ट्रक्चर जो है हम लोग इसका लिख सकते हैं। ठीक है ना? समझ गए? अब इसमें जो है ध्यान देने वाली बात है, अब ये देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है ना, यहाँ पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, यही है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक 2 2 4 हो गया और एक और इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ 4 हो गया। अब इसमें से यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को जब हम हटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। समझ गया ना? न्यूट्रल स्टेट में हम उस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव है। यहाँ दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जब देखते हैं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है और नाइट्रोजन का कम है। तो इस पर पॉजिटिव आ गया, इस पर नेगेटिव आ गया, एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पर देखो एक नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, दूसरे पर पॉजिटिव है। ठीक है? और ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं।
तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। लेकिन ये वाला तो एक्सेप्टेबल नहीं है, पॉजिटिव हाँ नेगेटिव, ये बहुत ठीक है। और इस केस में तो प्योरली देखो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया, इस स्ट्रक्चर को तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसलिए उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज संभव नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। समझ गए ना? मतलब क्या हो गया, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्टेबल है। इस बात का जब स्ट्रक्चर हम लिखते हैं तो उस समय हमको ध्यान रखना, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर ऐसा लिखेंगे कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो। ठीक है, बहुत जगह वो संभव होने के बाद भी नहीं लिख पाते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कम होता है। ठीक है ना? जब हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखेंगे मिक्स करके, उसमें ये देखना होगा कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम होगा। स्टेबिलिटी टुवार्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, इसका जो कंट्रीब्यूशन है सबसे कम होगा, ना के बराबर होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो हम बता दिए। ठीक है, तो ये कार्बोनेट का जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कार्बोनेट में क्या होता है कि दो नेगेटिव चार्ज है, यानी दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है एक्स्ट्रा, हाँ, तो कार्बन के साथ 3 बॉन्ड तो बनेगा ही, तो 1 2 3 बॉन्ड बना दिए। अब इस दोनों पर एक एक नेगेटिव चार्ज दिए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 होता है ना? तो एक नेगेटिव चार्ज इस पर दिए, मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन ले आया तो 7 हो गया। ओरिजिनली इसके पास 6 है, ऑक्सीजन के पास, है ना? तो और एक आ गया ये नेगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन आया इसके पास, तो इसके पास क्या हो गया 7। ये जो 7th इलेक्ट्रॉन आया वो इस कार्बन के साथ शेयर कर लिया, तो बन गया 2 4 6, और ये जो 7th आया वो इसके साथ शेयर किया, बॉन्ड बन गया। उसी तरह से इस पर भी एक नेगेटिव चार्ज दिए हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है, 2 4 6, एक इलेक्ट्रॉन आया तो हो गया 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास, है ना, एक नेगेटिव चार्ज। तो 7th इलेक्ट्रॉन आ गया उसके पास, तो वो 7th इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया। ठीक है, उसके बाद कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 यूज हो गया इधर, अब इधर 2 बच गया ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर लिया इस ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इसके साथ 6 होता है ना, तो 4 देख रहे हो, और 2 इसके साथ शेयर कर लिए, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखो 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड एक एक करके तीनों को देंगे। इस बार ये डबल बॉन्ड है यहाँ, दूसरे में डबल बॉन्ड यहाँ है, तो बाकी 2 पर नेगेटिव दे दिए। समझ गए? हाँ, उसके बाद ये डबल हो गया, ये भी डबल, अब ये बचा, तो तीसरे में डबल बॉन्ड इसको कर दिए, बाकी 2 नेगेटिव रहा, चार्ज रहा। तो ये 3 तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर संभव है। अब इसमें जो भी नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ ऑक्सीजन पर डेवलप हुआ, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ नहीं है, सिर्फ नेगेटिव डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल है। कहीं भी जो है हम बॉन्ड को तोड़ करके नया अरेंजमेंट नहीं बनाया, जितना बॉन्ड पहले है उतना ही बॉन्ड्स, तीनों में नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, नंबर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम है, इसलिए ये एक्सेप्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये क्या है, एक्सेप्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। समझ गए ना? अब जब इसका हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक एक बार तीनों के पास आया है ना डबल बॉन्ड, हाँ, तीनों के पास डबल बॉन्ड आया है और तीनों पर जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तीनों पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है ना, तो अब डॉट डॉट दे देंगे। ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबके पास है और सब पर जो है नेगेटिव चार्ज कभी कभी डेवलप हुआ
तो जब लिखेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो उसमें डेल्टा नेगेटिव से लिखेंगे, पार्शियल नेगेटिव सब। ये हुआ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन, सारे स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन, ये हुआ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आगे समझ में। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, तीन जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इस तीन में से किसी एक का सबसे कम एनर्जी, ये तीन है ना, ये तीन स्ट्रक्चर है कार्बोनेट के केस में 1 2 3। तो इस तीनों में से किसी एक का होगा जो इस तीनों में सबसे कम एनर्जी होगा, लिस्ट एनर्जी किसी के पास होगा इन तीनों में से, उससे भी कम एनर्जी इसका हो जाएगा। तो जितना कम एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबल। जब इस तीनों को हम कंबाइन कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तब हमको जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलता है उसका एनर्जी उससे भी कम हो जाता है। ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये तीनों में से किसी एक का सबसे कम होगा कि नहीं, तीनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे एनर्जी के, तो एक का सबसे कम आएगा इस तीनों में, उससे भी कम एनर्जी हो जाएगा इसका, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। समझ गए? आया बात समझ में? यहीं पर एक वर्ड आता है रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या है रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी? कि कितने एनर्जी से ये स्टेबल हो गए, यानी जो सबसे कम एनर्जी है वाला जो कैनोनिकल फॉर्म्स है उससे भी कम इसका एनर्जी होगा, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, जो कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें जिसका सबसे कम एनर्जी होगा उसका कंपैरिजन कर लेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड के साथ, रेजोनेंस हाइब्रिड के साथ। तो रेजोनेंस हाइब्रिड का तो कम उससे भी है, तो कितना से कम है ये पता कर लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तभी ना। यानी लिस्ट एनर्जी कैनोनिकल फॉर्म से, लिस्ट एनर्जी कैनोनिकल फॉर्म से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड को, तो पता चल जाएगा कि कितना कम है। उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मतलब इतना एनर्जी से वो स्टेबल हो गया, जितना कम एनर्जी होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी उसको वर्ड इसलिए दिया गया क्योंकि उतने एनर्जी से वो स्टेबल हो गया जितना एनर्जी से वो कम है। आगे बस समझ में। अब कंपैरिजन तीनों से नहीं करेंगे, इसमें किससे कंपैरिजन करेंगे? इस तीनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में जिसका एनर्जी सबसे कम होगा, लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसका है, समझ गए ना, उससे हम इसको कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। और उससे देखेंगे ये कितना कम है, तो कितना कम कैसे पता चलेगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, है ना। हाइब्रिड स्ट्रक्चर का एनर्जी और कैनोनिकल फॉर्म्स हैविंग लिस्ट एनर्जी, दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो होगा वही हुआ रेजोनेंस एनर्जी, उसी को हम बोलेंगे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आया समझ में?